इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल आज आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि मनोविज्ञान से जुड़े हुए मतलब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, जो कि हम लोग कभी-कभी बहुत लूज़ हो जाता है। ये मोटिवेशन है ना, हम लोग का अप डाउन होते रहता है कभी। खास करके गोल के मतलब लक्ष्य के तादाद में जब हम लोग कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हैं ना, उस टाइम मोटिवेशन अप डाउन होते रहता है। इसी प्रकार से आज हम लोग मोटिवेशन को जानते हैं कि मोटिवेशन है क्या, उसका अर्थ, उसका स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम लोग अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। हम इन कार्यों को क्यों करते हैं, ये कभी आप लोग सोचे हैं कि हम लोग ये कार्य को क्यों करते हैं? शायद इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन आवश्यक होता है। अब प्रश्न यह उठता होगा आप लोग के दिमाग में कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या होता है या क्या है? अभिप्रेरणा से समान अर्थ वैसे अवस्थाओं से होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु मात्र इतना कह देने से इसका अर्थ काफी स्पष्ट नहीं हो पाता है या होता है। अभिप्रेरणा का सही अर्थ समझने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचारों को हम हमें जानना बहुत जरूरी है। जो मनोवैज्ञानिक है वो स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। मनोवैज्ञानिक के कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक मिलके अभिप्रेरणा के बारे में बताए गए हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक है बैरोन बर्न कैंटोविस 1980 के अनुसार इसका जो बताया गया है कि अभिप्रेरणा के बारे में थोड़ा डिटेल से मनोवैज्ञानिक ने हम लोग अभिप्रेरणा के एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा एक खास उद्देश्य की और व्यवहार को ले जाता है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो हमें कोई कार्य करने के लिए बल या शक्ति प्रदान करती है। उसमें कुछ और मनोवैज्ञानिक का नाम ऐड किया गया है जो कि क्या है, मॉर्गन किंग वाइज स्कॉपलर 1986। ये मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी कुछ बताए गए हैं। इनका कहना है कि जो अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक होता है, प्रेरक का कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की और व्यवहार को निरंतर करता है या कर ले जाता है। इनका यह कहना है कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी खास लक्ष्य की या गोल की और व्यवहार करने को लगातार करता है, जिससे अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा जो होता है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक खास आंतरिक अवस्था को कहा जाता है जो उसमें कुछ क्रियाएं उत्पन्न करके उसके व्यवहारों को खास दिशा या गोल में उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इन मनोवैज्ञानिकों के विचार के विश्लेषण करने पर हमें अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन के स्वरूप को भी पता चलता है। अर्थ और स्वरूप को तो हम लोग स्पष्ट तरह से देख लिए। स्वरूप के कुछ बिंदुओं के बारे में भी हम लोग जानते हैं, आगे देखते हैं। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के जो कुछ खास खास जो बिंदु है उसे उसका भी हम चर्चा करते हुए यह कहेंगे कि अभिप्रेरणा व्यक्ति एक खास आंतरिक, जैसे कि ऊपर कह रहे थे हम लोग, आंतरिक अवस्था है। आंतरिक अवस्था काल्पनिक होती है, अतः इसे व्यक्ति के शरीर के भीतर जो ठोस रूप से दिखता नहीं है उसे कहा जाता है अभिप्रेरणा। वाकई में अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है वो इंसान को अगर हम अपने दृश्य के रूप में देखना चाहें तो वो दिखता नहीं है। उसमें कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है, यानी उसमें उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है मौलिक अभिप्रेरणात्मक संप्रदाय के बारे में। इसका जो चक्र है वो 3 होते हैं। वो कौन से हैं? तो आवश्यकता है, प्राणोद है और प्रोत्साहन या गोल। तो थोड़ा इसके बारे में आगे जान लेते हैं, ठीक है। मौलिक अभिप्रेरणात्मक संप्रदाय के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणात्मक चक्र के संप्रदाय का प्रतिपादन किया है, और उसे जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका, उसके 4 चक्र जो होते हैं वो 3 होते हैं। वो पहला, दूसरा और तीसरा है, जो कि है नीड है, ड्राइव है, इंसेंटिव और गोल है। तो आवश्यकता जो है, थोड़ा इसको डिटेल्स से देखते हैं। अभिप्रेरणात्मक के संप्रदाय या कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आवश्यकता को देखते हैं और समझते हैं कि ये अभिप्रेरणा में आवश्यकता की क्या वैल्यू है, इसमें क्या ज़रूरत होती है मोटिवेशन में। अभिप्रेरणा में प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी, जो आवश्यकता है ना, किसी चीज़ की कमी यानी आवश्यकता किसी कारण से उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम आवश्यकता की संज्ञा देते हैं। जैसे व्यक्ति को जब प्यास लगता है तो स्पष्ट है कि उसके शरीर में कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को प्यास लगता है, क्योंकि वो उस टाइम उसके लिए वही आवश्यकता होता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं ताकि उन्हें बाहर निकाला भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जांपल, जैसे कि कहते हैं इंसान को टॉयलेट लग जाता है, ठीक है, तो वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पेशाब, पखाना इत्यादि के, ये भी आवश्यकता के रूप के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ, थोड़ा-सा आपको लगता होगा कि ये कौन-सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये सब भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बताने में, मुझे पढ़ाने में कोई हिचकिचाहट या शर्म की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये सोचते होंगे कि जो मन करता है वो पढ़ा देते, तो ये बात सही है, आवश्यकता कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान को सिर्फ़ खाना-पीना के साथ-साथ बहुत चीज़ें हैं जो हमें निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। शायद आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग खुद ही बहुत समझदार होते हैं। ये जो आवश्यकता है ना, अभिप्रेरणा चक्र का ये पहला कदम माना जाता है, क्योंकि किसी भी अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में सबसे पहला आवश्यकता ही उत्पन्न होता है कि कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरी क्या होता है, नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, ठीक है। उसका जो दूसरा कदम होता है वो प्राणोद। इसको भी थोड़ा डिटेल से जानते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया प्राणोद में। इसमें वैसे तनाव या क्रियाशीलता की आवश्यकताओं को कहा जाता है जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यक्ति में भूख, प्यास, काम इत्यादि की आवश्यकताएं प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है।
जैसे जीवन में ऊंचे से ऊंची उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है, दूसरे पर अधि या अधिकार जमाने की आवश्यकता इत्यादि। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आवश्यकताओं से भी मनोवैज्ञानिक प्रनोद उत्पन्न होता है। जैसे उपलब्धि की आवश्यकता में उपलब्धि प्रनोद, ठीक है, भूख की आवश्यकता में भूख प्रनोद, सेक्स की आवश्यकता में सेक्स मतलब काम प्रनोद, ये सब प्रनोद के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें लोगों को थोड़ा तनाव उत्पन्न होता है। इसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वह पहले से अधिक सक्रिय तथा तनावपूर्ण मालूम पड़ता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग दूसरा स्टेप मतलब प्रनोद कहते हैं। अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय के अंदर जो दूसरा पॉइंट है उसे प्रनोद कहते हैं। प्रनोद में तनाव को भी तनाव के अंतर्गत ही प्रनोद को रखा गया, क्योंकि इस कार्य में इंसान को तनाव उत्पन्न मतलब स्ट्रेस उत्पन्न होता है। अब तीसरा स्टेप या तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, वो क्या है, प्रोत्साहन या गोल। इसमें कहा गया है अभिप्रेरणात्मक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है उसे भी हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं। लक्ष्य। लक्ष्य तो इंसान का कुछ भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक ही गोल पे फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है लक्ष्य को भी थोड़ा डिटेल से देखते हैं। प्रोत्साहन वातावरण का वह वस्तु है जो व्यक्ति या पशु को, जरूरी नहीं इंसान ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, जानवर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकर्षित कर लेता है खुद को, ठीक है, या किसी चीज़ को, जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रनोद में कमी हो जाती है। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी लक्ष्य का प्रोत्साहन होता है, व्यक्ति अपनी ओर से आकर्षित कर लेता है, तथा जिसकी प्राप्ति से प्यास जो समाप्त हो जाती है तथा क्रियाशीलता की और तनाव की स्थिति भी कम हो जाती है। देखते हैं जब हम लोग पानी बहुत ज़्यादा प्यासे रहते हैं, अगर हमको वहाँ पे पानी ना मिलके कोल्ड ड्रिंक मिलता है तो हम लोग थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं और हम लोग लक्ष्य तक नहीं पहुँचते, क्योंकि जब प्यास ही ना बुझेगा तो हम लोग को तो प्यास तो लगा हुआ रहेगा और उसमें आवश्यकता भी होती है, आवश्यकता, इसीलिए पहला जो पॉइंट है वो आवश्यकता ही है। तो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रॉपर हमें लक्ष्य पर फोकस करना होता है। जरूरी नहीं है कि लक्ष्य हमेशा पॉजिटिव वे में ही हो, ठीक है, लक्ष्य हमेशा पॉजिटिव वे में नहीं हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूप में हो सकते हैं। लक्ष्य को हम लक्ष्य दो रूप में ही हम लोग बांट कर देखते हैं। पहला जो है लक्ष्य धनात्मक लक्ष्य, जो पॉजिटिव गोल, वैसे लक्ष्य को कहा जाता है जिसमें या जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसे प्राप्त करने से ही उसकी आवश्यकता मतलब ज़रूरतों की पूर्ति हो सकती है, जैसे भोजन, पानी, लैंगिक क्रियाएं इत्यादि। और जो नेगेटिव है और जो नेगेटिव लक्ष्य है उसके अंतर्गत किसको रखा गया है, दंड, ठीक है, जो पनिशमेंट कहते हैं, आँख पर सीधे पड़ने वाले तीव्र रोशनी को, इससे हम लोग जब देखते हैं धूप में, जब बहुत कड़ाका धूप रहता है तो आँख पर जो रिफ्लेक्शन होता है हम लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग नेगेटिव गोल कहते हैं, गोल के उदाहरण के रूप में इसे देखते हैं। अभिप्रेरणात्मक संप्रदाय के अंदर अंदर जो कुछ बदलाव आए हैं वो अभी हाल ही में देशी 1975 के द्वारा मानव अभिप्रेरणा को अभिप्रेरणात्मक चक्र द्वारा और अधिक स्पष्ट एवं उसकी उपयुक्त व्याख्या करने के लिए इस चक्र में एक चौथा तत्व या एलिमेंट भी जोड़ा गया है। वो जो चौथा तत्व जोड़ा गया वो क्या है, संज्ञा, कॉग्निशंस। संज्ञा एक चौथा जो चक्र जोड़ा गया है वो संज्ञान है, कॉग्निशंस जिसे कहते हैं, इसे जोड़ा गया है। कॉग्निशंस का सम्मान मानसिक प्रक्रिया है जिसमें चिंतन, प्रत्यक्षण, चिंतन इट मीन्स थिंकिंग, परसेप्शंस, भाव, फीलिंग, निर्णय, जजमेंट इत्यादि प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इस तरह के अभिप्रेरणात्मक चक्र को संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र की संज्ञा दी गई है। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र के बारे में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया जाए कोई छात्र लता मंगेशकर नाइट में पहली संगीत का मजा ले चुका है। इस घटना को कोई छात्र बार बार मन ही मन करके वह अपने आप को इतना मोटिवेशन से या अभिप्रेरित कर लेता है कि वह यह सोचता है कि यदि वह इसी तरह से वे महान संगीत के मतलब नाइट में जाए तो वो फिर से उसे उतना ही संतोष एवं मजा मिलेगा। ये संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र के अंदर का एग्जाम्पल है कि क्योंकि उसमें उसको अच्छा लगा, उससे उसको मोटिवेशंस मिला, इसीलिए वो इसको संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र के रूप में देखा गया, क्योंकि उसके मन में बार बार वही चीज़ घूम रहा था और उसे उसको मतलब कहते हैं ना, उसको उस चीज़ या लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे मोटिवेशंस का काम किया। इसी प्रकार से आज हम मोटिवेशंस के अर्थ एवं स्वरूप को समझे और बेसिक मोटिवेशंस कॉन्सेप्ट के बारे में भी जाने। इसके 3 चक्र आगे पहले बताए गए हैं। उसके बाद देशी मनोवैज्ञानिक 1975 में एक और चक्र को जोड़ा गया, वो संज्ञान है। इसी प्रकार से संज्ञान के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हुए आगे बढ़ें और यह जाने कि मोटिवेशंस का क्या है, मोटिवेशंस में आंतरिक क्रिया होती है या बाहरी। तो इसमें तो आप भी जानते हैं कि आंतरिक क्रिया ही होती है, बाहरी होती नहीं है और इसे देखा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करना चाहूँगी।